नमस्कार, क्रिकेट कोलंबो और कैमरा की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दुनिया भर के तमाम धुरंधर इस वक्त श्रीलंका में जुटे हुए हैं। जंग हो रही है T20 का बादशाह बनने की, लेकिन जो क्रिकेटर कोलंबो आ रहा है एक ठिकाने पर जरूर जा रहा है। वो ठिकाना जो पिच पर दो क्रिकेटरों की साझेदारी के लिए मशहूर तो है ही, पिच के बाहर भी उनकी नई साझेदारी कमाल दिखा रही है। मैदान पर विपक्षी गेंदबाजों को चौके छक्के का स्वाद चखाने वाले मास्टर ने लोगों को खाने का स्वाद चखाने के लिए रेस्टोरेंट खोला। गेंदबाजी में बकौल धोनी, टीम इंडिया के सचिन यानी जहीर खान भी पुणे में लोगों को लजीज खाने का लुत्फ चखा रहे हैं। श्रीलंका के कोलंबो में भी दो क्रिकेटरों ने साझेदारी की है। जानना चाहते हैं कौन है ये दो नाम? मैदान के भीतर सफल कप्तान और उप कप्तान महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा की जोड़ी मैदान के बाहर भी कारोबारी साझेदार के तौर पर सामने आई है। मैं 100% शाकाहारी हूं, लेकिन एक ऐसी जगह पर बैठा हूं जो अपने नॉनवेज खाने के लिए मशहूर है। इसके पीछे दो वजहें हैं। कोलंबो में ये रेस्टोरेंट क्रैब खाने वालों के बीच खासा मशहूर है, और दूसरा ये कि इस जगह से दो ऐसे क्रिकेटरों के नाम जुड़े हैं जो मेरे पसंदीदा क्रिकेटरों की सूची में शामिल हैं। महिला और संगकारा ने देश के मशहूर मास्टर शेफ दर्शन मुनिदसा के साथ मिलकर रेस्टोरेंट मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स को खोला है। दावा है कि यहां दुनिया के सबसे जायकेदार क्रैब्स परोसे जाते हैं। The crabs from Sri Lanka are special. If you go to Singapore, you might find lagoon crabs from, say, Indonesia, but they are much cheaper and much smaller. What we have is something really, really enormous, and our biggest size is called OMG. Smaller than that, it's called colossal, and they're bigger than 1.5 kilos. रेस्टोरेंट में तीनों की क्रैब टीम 1/3 की साझेदार है। रेस्टोरेंट का चेयरमैन चुनने के लिए भी क्रिकेट का टॉस हुआ। टॉस महिला के हक में गया, लिहाजा उन्हें चेयरमैन चुना गया। क्रिकेट में व्यस्त रहने के बावजूद दोनों फोन पर रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। शेफ के मुताबिक इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ क्रैब्स की कीमत उसकी बनाने की विधि के बजाय उसके वजन से तय होती है। क्रैब खाने वालों के बीच कोलंबो में ये रेस्टोरेंट एक साल में ही काफी लोकप्रिय हो गया है। वो यहाँ खाने भी आते हैं और क्रैब्स के साथ तस्वीरें खिंचवाने भी। कोलंबो में क्रिकेट खेलने आए क्रिकेटर भी क्रैब खाने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। हमारी मुलाकात भी इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन से हुई। उन्होंने इस रेस्टोरेंट की खासियत से लेकर संगा महिला की नई साझेदारी के बारे में भी बात की। Mahalik and Kuma is the reason why I came here initially, but then when you try the food you realise how absolutely amazing it is. It certainly brings you back again. So मैदान पर संगा महिला की जोड़ी तो हिट है ही, खाने के मैदान पर भी शेफ दर्शन के साथ कोलंबो में उनकी तिकड़ी धमाल मचा रही है। कोलंबो के बाद आपको ले चलते हैं कैंडी। सिंघली में कैंडी का दूसरा नाम है महानुआरा, यानी महान शहर। दो घाटियों पर नजर रख पाने की वजह से कैंडी पहले पुर्तगालियों, फिर डच, फिर ब्रिटिश हुकूमत के शासकों के लिए औपनिवेशिक सत्ता का एक अहम केंद्र बना रहा। लेकिन इसके अलावा कैंडी खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध का मंदिर है। श्रीलंका के लोगों के लिए सबसे पावन धरती, क्योंकि यही स्थित है दालदा मालिगावा, यानी वो मंदिर जहां गौतम बुद्ध का एक दांत रखा है। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, दुनिया भर के बौद्धों के लिए ये बेहद पवित्र स्थान है। श्रीलंकाई मिथकों के मुताबिक भगवान बुद्ध के शरीर त्यागने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार कुशीनगर में हुआ तो अरहत खेमा ने उनकी चिता से उनका एक दांत निकालकर राजा ब्रह्मादत्त को दे दिया था। वो दांत पहले कई साल तक भारत में रहा। माना जाता था कि जिसके पास वो दांत होता था उसे देश पर शासन करने का अधिकार मिल जाता था। उस दौर में दांत के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गईं। कहा जाता है बाद में वो दांत किसी तरह श्रीलंका पहुंचा। बाद में अनुराधापुर, पोलोनारुवा, दम्बादेनिया, यापाहुआ, कुरेनगाला,
रत्नपुर होते हुए कैंडी पहुंचा। श्रीलंका के किसी भी साम्राज्य के शासक के लिए जरूरी था भगवान बुद्ध के दांत की सुरक्षा, जिसे ऐसे किले में बड़ी हिफाजत से रखा जाता था। किले के अंदर कोई दाखिल ना हो पाए, इसलिए ऐसे तालाब बनाए गए। कहा जाता है इसमें मगरमच्छ भी पाले जाते थे, ताकि कोई दुश्मन अंदर आने की कोशिश भी करे तो अंदर आ ना पाए। हर साल जुलाई अगस्त में कैंडी में पेराहेरा नाम से होने वाले शानदार जलसे में दांत को मंदिर परिसर से बाहर निकालकर शहर भर में घुमाया जाता है। इस जलसे में सजे धजे हाथियों की परेड भी होती है। वैसे अब किसी को वो दांत देखने को नहीं मिलता। उसे एक सुंदर से नक्काशीदार सांचे में रख दिया गया है। मंदिर के ऊपर की ये छत 24 कैरेट सोने से बनी है। श्रीलंका के दो प्रमुख बौद्ध मतों के मठों में भी कैंडी का नाम शुमार है। मंदिर के पास एक झील भी है। कहते हैं इसे कैंडी के आखिरी राजा ने 19वीं सदी के शुरुआती सालों में बनवाया था। कैंडी राजनीतिक सत्ता के अलावा देश की धार्मिक आस्था का भी केंद्र रहा। इसीलिए कई मायनों में कैंडी को राजधानी कोलंबो से भी ज्यादा अहम माना जाता है। श्रीलंका के पहाड़ी इलाकों के सफर के बाद एक बार हम फिर पहुंचे समंदर किनारे बसे गौल में। गौल यूं तो सुनामी की विभीषिका और अपने स्टेडियम के लिए मशहूर है, लेकिन शहर अब सुनामी के दर्द को बहुत पीछे छोड़कर फिर से उठ खड़ा हुआ है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अब भी किसी डच कॉलोनी या फिर पुर्तगाल की किसी कॉलोनी में घूम रहे हैं। हिंदुस्तान में हम गौल को उसके क्रिकेट स्टेडियम के लिए जानते हैं, जहां बहुत सारे क्रिकेटर्स के नाम कई रिकॉर्ड हैं। वैसे ये स्टेडियम है भी बहुत शानदार। एक तरफ गौल शहर, पवेलियन के ठीक सामने गौल फोर्ट और एक तरफ समुद्र। गौल के स्टेडियम को 2004 में आई सुनामी ने पूरी तरह तबाह कर दिया था, लेकिन इसके बाद शहर के साथ स्टेडियम फिर उठा और दुनिया भर के देशों की क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मेजबानी भी की। बरसात के बीच हम गौल फोर्ट के क्लॉक टावर के पास पहुंचे। वहां खड़े होकर समंदर को देखना एक अलग एहसास था। हिचकोले खाते समंदर में जाते बड़े बड़े जहाज जैसे उसका सीना चीरते बढ़े जा रहे थे। गौल फोर्ट के बनने, उजड़ने और फिर बसने के पीछे कारोबारी महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। पंद्रहवीं शताब्दी के आसपास सबसे पहले यहां पुर्तगाली आए, लेकिन 16वीं शताब्दी में उन्हें डच सैनिकों ने समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। बाद में इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। पुर्तगालियों और डच के आधिपत्य में तीन तरफ से समुद्र से घिरे गौल फोर्ट को बसाया गया था। फोर्ट के भीतर आज भी 3000 से ज्यादा इमारतें सालों पुराने इतिहास की झलक दिखाती हैं। यहाँ घूमते हुए आपको लग सकता है जैसे आप किसी पुराने यूरोप के शहर में घूम रहे हों। क्लॉक टावर से निकलकर समंदर किनारे उसे निहारते आप सफेद से लाइट हाउस तक पहुंच जाते हैं। किले की दीवार के ठीक साथ समुद्र गहरा है। शायद यहाँ किला बनाने की यही वजह रही होगी। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि पहले ऐसे बुर्जों पर तोप रखे जाते थे ताकि दुश्मन के जहाजों पर हमला किया जा सके। सुनामी के बावजूद स्थानीय लोगों में समंदर का कोई खौफ नहीं। चट्टानों के बीच आपकी गुजारिश पर वो लहरों को चैलेंज देते हैं। बस इसके लिए आपको जेब ढीली करनी होगी। गौल में साफ सुथरे पानी में एक एक पत्थर, मूंगा सब नजर आता है।
गॉल डच अधिकारियों के अधीन पुराना बंदरगाह था। आज ये एक चहल पहल वाला शहर है, लेकिन पुरानी विरासत को इसने अब भी संजो कर रखा है। इसी समंदर की वजह से गॉल सदियों पहले दुनिया के कारोबारी नक्शे पर आ गया। इसी समंदर की वजह से गॉल के शासकों ने इसे अविजित माना, लेकिन हकीकत यह है कि इसी समंदर के रास्ते विदेशी हमलावरों ने गॉल पर हमला किया और उस पर शासन किया। इसी समंदर की वजह से गॉल को सुनामी की विभीषिका भी देखनी पड़ी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे श्रीलंका के कुछ और खूबसूरत नजारे और कराएंगे एक ऐसे शाही बाग की सैर जो मशहूर है दुनिया भर में अपने ऑर्किड्स के लिए। गॉल से लगभग 2-2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम वापस कोलंबो पहुंचे, एक ऐसी जगह पर जाने के लिए जो क्रिकेटरों और उनसे जुड़ी चीजों के लिए मशहूर है। कोलंबो जो भी क्रिकेटर आता है इस कैफे में बैठकर एक शाम सुस्ताने की चाहत जरूर रखता है। कोलंबो का क्रिकेट कैफे यहां आने वाले पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। नाम से आपको लगेगा कि ये कोई कॉफी शॉप होगी जहां क्रिकेट का कुछ आकर्षक सामान मिलता होगा, लेकिन इसके मायने इससे कहीं ज्यादा है। कोलंबो में स्थित ऑस्ट्रेलियन मालिकों का ये क्रिकेट कैफे एक शानदार रेस्टोरेंट है जो क्रिकेट की कई बेशकीमती यादें खुद में समेटे है। इस रेस्टोरेंट में 4 कमरे हैं। सबसे पहले लॉन्ग रूम, जहां भारतीय टीम से जुड़ी यादों को संजोया गया है। बार को नाम दिया गया है ब्रैडमैन बार, जहां पर सर डॉन के समय यानी 1940 के अखबारों की कटिंग्स हैं। हॉल ऑफ फेम नाम का भी एक सेक्शन है जहां पर वेस्टइंडीज के दिग्गज जोएल गार्नर का 16 नंबर का जूता है जो वो मैच के दौरान पहना करते थे। एलन बॉर्डर के बैट से लेकर वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम का हस्ताक्षर किया बल्ला सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। Colombo, apart from a 5-star restaurant, there was nothing much else. So श्रीलंका में क्रिकेट को काफी पसंद किया जाता है। 1995 तक यहाँ एक ही 5-स्टार होटल था, तब हमने एक क्रिकेट क्लब कैफे शुरू किया था। I guess like the rest of Asia and India. So we thought we'd open up a themed restaurant based totally on the concept of cricket, and we thought we'd call it the Cricket Club Cafe. क्रिकेट की यादों के अलावा जिस चीज ने सबसे ज्यादा हमें उत्साहित किया वो था कैफे का मेन्यू। इमरान पाकिस्तान पंपकिन, फ्लिंटॉफ की फिले ओ फिश से लेकर सचिन सॉसेजेस और गांगुली ग्रिल जैसे नाम पढ़कर मुंह में पानी आ गया। इसलिए हम खुद इन डिशेस को ट्राई करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। और आपको बता दें कि कोलंबो के पॉश इलाके क्वींस रोड पर बना ये क्रिकेट कैफे सिर्फ कहने को क्रिकेट से नहीं जुड़ा है। यहाँ पर टीम इंडिया को छोड़कर दुनिया की बाकी बड़ी टीमें खाना खा चुकी हैं। कोलंबो से हमने सफर तय किया मातले का। सिंगली में मातले को कहते हैं महातले, यानी एक बड़े पर्वत के नीचे का इलाका। ये सफर भी आपको बहुत लुभाएगा क्योंकि रास्ते में हरियाली है, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और उनमें है दुर्लभ जड़ी बूटियां। दुनिया भर से आए लोगों को इन दुर्लभ जड़ी बूटियों पर यकीन है। शायद यही वजह है कि इस रास्ते में जगह जगह पर स्पाइस और हर्बल गार्डन्स खुले हुए हैं जहां पर दुनिया भर से लोग इलाज करवाने आते हैं। इस जगह की एक और खासियत है, श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सने जयसूर्या यहां से सांसद हैं। ये रास्ता बहुत खूबसूरत और रोमांचक है। इलाके की खूबसूरती के अलावा कैंडी से पहले बसा शहर मातले। यहाँ हर कोने में आपको स्पाइस और हर्बल गार्डन दिख जाएंगे। इन गार्डन्स की खासियत को समझने के लिए हम सुराथुरा हर्बल और स्पाइस गार्डन में रुके। पता लगा ऐसे बगीचों में आयुर्वेदिक दवाओं और डॉक्टरों की पूरी खेप तैयार होती है। उन्हें श्रीलंका में मिलने वाले आयुर्वेदिक औषधियों की हर बात बताई जाती है। Normally, when we go to Sri Lanka, all over the Sri Lanka is a very rich place for herbs. More than 4,000 we have. इस गार्डन को चलाने वालों के मुताबिक दवाओं का ये नुस्खा 3000 सालों पुराना है, जो उन्हें उनके पुरखों ने लिख कर दिया है। ऐसी दवाएं ये आज भी अपने परिवार के साथ ही मिलकर बनाते हैं। हालांकि ये कितनी असरदार है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात देखने लायक थी,
इन पेड़ पौधों, बेल, लताओं और वनस्पतियों को पूरे प्राकृतिक तरीके से उगाया और बढ़ाया जा रहा था। स्पाइस और हर्बल गार्डन्स के अलावा मातले की एक और खासियत है, श्रीलंका के पूर्व कप्तान और ताबड़तोड़ बल्लेबाज सनत जयसूर्या मातले से ही सांसद हैं। लोगों को यकीन है सनत अपने नए पारी में इलाके की खासियत इन बगीचों को भी देश के मैप पर ले आएंगे। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक इन वनस्पतियों की उम्र 300 साल से ज्यादा पुरानी है। उनके पास 3000 साल से ज्यादा पुराना इन औषधियों का इतिहास है। लगता है इस बात को कई लोग जानते और मानते हैं। शायद यही वजह है कि श्रीलंका के मातले में कई लोग इलाज के लिए आते हैं। अब आपको दिखाएंगे श्रीलंका का शाही उद्यान पेरिदेनिया स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त ये इलाका माउंटबेटन का मुख्यालय हुआ करता था। यहाँ ढेर सारी विविधता वाले ऑर्किड्स हैं, पेड़ पौधे हैं। ये गार्डन श्रीलंका का सबसे बड़ा रॉयल बॉटनिकल गार्डन तो है ही, भारत में भी इतने विविधता वाले पेड़ पौधे शायद ही आपको देखने को मिले। पेरादेनिया रॉयल बॉटनिकल गार्डन श्रीलंका की खूबसूरती का नायाब नमूना। महावेली नदी के किनारे स्थित 147 एकड़ में फैले इस बॉटनिकल गार्डन में ऑर्किड की 300 से ज्यादा किस्में हैं। कई तरह के गुलाब, रंग बिरंगे फूल और आसमान छूते पेड़ों के बीच हरियाली। लोगों के साथ ऐसा लगता है परिंदे भी यहाँ आकर खो जाते हैं। देशी विदेशी सैलानियों को जोड़ दें तो हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं। There is many beautiful plants here, but the most I like bamboo trees. It's very old, beautiful and big. पेरादेनिया श्रीलंका का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे, फूल और बोनसाई मौजूद है। एक जमाने में ये शाही साम्राज्य का उद्यान था। बाग बना तो 14वीं शताब्दी में, लेकिन कहते हैं इसे संजोया अंग्रेजों ने। पहले ये खास लोगों के लिए था, आज आम आदमी के लिए है। बस अगर आपको इस बाग की पूरी खूबसूरती निहारनी है तो अपने वक्त से पूरा दिन निकालने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।